सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो ऐसा कौन है जो फिर तुम्हारी मदद करे। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। नाजरीन, बुनियानुम मरसूस ने ग़ज़वा बदर की याद भी ताज़ा की है। टेक्नोलॉजी फेल दिखाई दी, दुश्मन की भारी तादाद किसी काम ना आई, दुश्मन अंधा हो गया, अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत भी छीन ली, खुदा गालिब रहा और यूं इस्लाम का झंडा दुनिया भर में सरबलंद हुआ। 10 मई वो सुबह रोशन जिसने पाकिस्तान का वक़ार, मर्तबा और इज़्ज़त को आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर वतन अज़ीज़ को दुनिया की नज़र में चमकते सितारे की तरह रोशन कर दिया। नमाज फ़जर अदा हुई, अल्लाह के हुजूर फ़तह और कामरानी की दुआ हुई। तुलुए आफ्ताब का वक्त था, फ़तह मिज़ाइल अपनी पूरी दहशत और रोब के साथ अल्लाहु अकबर के नारों के साथ दुश्मन की सरजमीन पर छोड़ दिया गया। और यूं पाक अफवाज ने भारतीय जारिहत के मासूम शहदा का हिसाब चुकता करने का आगाज़ कर दिया। रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में, बुज़दिलों की तरह नहीं, पीछे से नहीं, सीना तान कर सामने से वार किया। मिसाइलों की घनघरज दहाइयों तक सुनी जाती रहेगी। हमले से पहले जवांमर्दी का सबूत देते हुए वीडियो जारी करके दुनिया को ऐलानिया बताया कि अब हमने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। सबसे पहले पाक फ़िज़ाइया ने भारत का रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर लॉक करके मफलूज किया, ताकि पाकिस्तान से जाने वाले मिसाइल, ड्रोन और जहाज़ों की नकलो हरकत का इल्म ही ना हो सके। फिर शुरू हुआ भारत की तबाही और बर्बादी का ना रुकने वाला सिलसिला। मिसाइल डिपो तबाह किए गए, बड़े शहरों के 6 बड़े एयरबेसेस उड़ा कर रख दिए गए। बॉलीवुड की फिल्मों में धाक बिठाने वाला पठानकोट एयरबेस भी तहस नहस हो गया। 400 ड्रोन्स दागे गए और हर निशाना हदफ को मिटाता चला गया। नाजरीन, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अपने मतलब की तरह भारत के लिए आहनी दीवार साबित हुआ। ऐसी दीवार जिसने भारत को तीनों अफवाद समेत दीवार से लगाया और जख्मों के वो अनमिट नकूश छोड़ दिए कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय गुरूर के माथे पर कलंक का टीका बनकर रह गया। बयानिए कि ये जंग भारत का माशी, सियासी, अस्करी कत्ल साबित हुई। चीख चीख कर झूठा मन गढ़ंत बयानिया बेचने वाला गोदी मीडिया हमेशा के लिए खामोश हो गया। मशवरा अब ये है कि बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान अब वो आहनी दीवार वहीं छोड़ आया है कि जब चाहो झूठ बोलो और अपना सर उसी दीवार से टकराते रहो। नाजरीन, बहुत सारे मामलात हैं, क्या कुछ होता रहा ये हमने आपके सामने रखा है, मुख्तसर सी तस्वीर जारी की है, लेकिन अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का इमेज कहाँ तक जाता नजर आएगा, तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब हैं, इसके साथ साथ उस्मान वड़ाइच हमारा साथ देंगे, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और मौलाना तैयब कुरैशी मजहबी स्कॉलर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का वक्त देने के लिए। अशफाक साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, एक बार फिर तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे, और यकीनी तौर पर इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान ने जैसा कहा, जो कहा वो कर दिखाया। ख़ास तौर पर DG की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि ना करो, समझ जाओ, लेकिन जब समझ नहीं आई तो फिर ऐसा वार किया कि जिसकी चीखें पूरी दुनिया में सुनाई दी। क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया और बड़ी अच्छी आपने तफसील खुद ही उसमें सारा कुछ बयान कर दिया। जो लास्ट फिक्रा आपने कहा कि बार बार कहा गया कि जो हम कहते हैं वो कर गुजरेंगे, आप हमारी सब्र को, हमारे जो पीस है उसकी जो हमारी डिज़ायर है उसको ना आजमाएं, लेकिन भारत ने सब कुछ आजमाया और दुनिया ने वो सब कुछ देखा जो आज तक नहीं देखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन त्ज़ू एक बहुत बड़ा गुजरा है सिपा सालार चाइना का 6वीं 7वीं 7वीं सदी के बीच में। उसने उसके एक कॉल है जो उसने कहा था कि इफ़ यू नो योर एनिमी यू कैन विन द हंड्रेड्स ऑफ योर वॉर्स। तो भारत के साथ जो कुछ हुआ और हमने जो कुछ अचीव किया ये उसी का नतीजा है। भारत
हमें नहीं जान पाया, और हमारे पास जो कैपेबिलिटीज थी, जो हमारा रिजॉल्व था, जो हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट थी, और जो हमारी अवाम का जोश और जज्बा था पूरी फौज के साथ जो खड़ा हुआ था, उसको मैयर नहीं किया उन्होंने। और जबकि हमने उसका एक एक इंच, और उसके बाद जितने जदीद प्लेटफॉर्म थे, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी थी, लाजिम बात है जंग जो है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर बैठ के या जदीद जो प्लेटफॉर्म्स हैं टेक्नोलॉजी के, उसको हासिल करके नहीं जीती जा सकती। आपको दुश्मन का नॉलेज होना चाहिए, और दुश्मन की कैपेबिलिटी को, इन्हांस्ड कैपेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी वार गेमिंग करके उसका रिस्पांस बनाना होता है। तो हमारी लीडरशिप ने अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन की हर कैपेबिलिटी को जहन में रखा, और उसके कैपेबिलिटी को जहन में रख के सारा वार गेमिंग करके अपना रिस्पांस बनाया। जबकि भारत ये समझता रहा और मोदी भी ये समझता रहा कि शायद 4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, और उसके साथ राफेल हैं, उसके बाद S-400 रशियन के जो जॉइंट किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद इजराइल के जो ड्रोन है हमारे पास, फिर इंटरनेशनल सपोर्ट है, सब कुछ है। वीक इकोनॉमी है पाकिस्तान की, दरारें पड़ी हुई हैं फौज और अवाम के दरमियान। तो शायद ये एक अच्छा मौका है कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं इस पे बाद में आऊँगा कि मोदी के ऑब्जेक्टिव असल में थे क्या, क्यों ये जंग शुरू हुई, तो उसको मैं आसानी से हासिल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। वी मीन बिजनेस instead of the instead of the technology and the platforms, we believe on the brilliance of the doctrine and best tactics जो हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, हमारी लीडरशिप ने जो इसमें इस्तेमाल की, ये उसी का नतीजा है कि आज रिजल्ट जो है, आज आपने बहुत टेंजिबल तर्ज पे देखा होगा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 पॉइंट ऊपर गई है, और इंडिया की स्टॉक मार्केट 1.6% नीचे आई है। सही है। और दुनिया के सारे न्यूज़पेपर उठा के देख लें, सारे मीडिया हाउसेस देख लें, वो आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपकी कॉम्पिटेंस लीडरशिप की उसको बयान कर रहे हैं, और आपकी जो टैक्टिक्स टेक्निक आपने इस्तेमाल की उसको केस स्टडी के तौर पे पढ़ने की वो जो है वो डिज़ायर शो कर रहे हैं। जबकि इंडिया और मोदी जो है वो अभी फेस सेविंग के लिए भी कोई उनके पास इशू नहीं है कि उसको फेस सेविंग भी अचीव कर लें। तो इट्स अ डिक्लाइन ऑफ, आप कह लें कि रीजनल सुप्रीमेसी का जो एक ख्वाब था भारत का, वो खत्म हुआ। उस्मान वड़ाई साहब, मैं पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं, और लग भी यही रहा था कि उनको लग रहा था कि पता नहीं हम कौन सा मुल्क हैं, रिटालिएट नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने रिटालिएट किया तो दुनिया ने देखा, और किस तरीके से फिर अब हम ये देख रहे हैं कि जो भारत है, जो हमारा दुश्मन है, उसकी जानिब से अब हमारे दिफाई साजो सामान की तारीफ की जा रही है। साबिक भारतीय जर्नल PR शंकर कह रहे हैं कि जिस तरह से दिफाई साजो सामान का इस्तेमाल किया गया है, जो तरबियत है, वो काबिल दीद है, वो काबिल रश्क है। जी बिल्कुल। और अब तो उनके अलावा जो साबिक आर्मी चीफ हैं, अभी जो गुजरे हैं, मनोज नरवणे, उन्होंने कल कहा है ये जो हिस्टीरिया क्रिएट किया था मोदी ने, उसके हवाले से उनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल प्रेस भी उसको कवर कर रही है। वो कहते हैं वॉर इज नॉट ए रोमांटिक फिनोमेना, इट्स नॉट योर बॉलीवुड लाइक मूवी, इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो मेरे ख्याल में उससे पता चलता है कि जो भारतीय फौज अभी जख्म चाट रही है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो इस वक्त नरवणे के बयान के अंदर है। और नो डाउट पाकिस्तान जो है उसने इंडिया का ये जो हिस्टेरिया है और ये जो जेनोसाइडल रेटरिक है उसको जिस तरीके से धूल चटाई है, उसके बाद मोदी और उसके जो हॉकिश स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको अंदाज़ा हो गया है कि स्ट्रेंथ इज़ नॉट डिटरमिन्ड बाय योर साइज। तो हमने नॉकआउट किया काइनेटिक वॉरफेयर के अंदर, उन्हें एक ऐसा पंच मारा है वो हमेशा फ्लैशबैक करेगा जब कभी दोबारा जो है ऐसी कोई हरकत करने की या हमाकत करने की उन्होंने कोशिश की। इंडिया जिस जगह पे खड़ा है, मोदी ने ये सारा रेसिपी फॉर डिजास्टर जो है पिछले 12 साल से बना रहा था, जिसके ऊपर ये सारा फिनोमेना खड़ा किया गया था, फॉल्स और शैम नैरेटिव। आज हम देखते हैं इलाकाई सतह के ऊपर देखें, आलमी सतह पे देखें, सफारती सतह पे देखें, माशी तौर के ऊपर देखें, नफसियाती एतबार से देखें, सियासी एतबार से देखें, किसी भी गेज कर लें आप फ्रंट से, टोटल जो है अटर क्योटिक सिचुएशन है, फेलियर है। आज वहां पे पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर कह रहे हैं आपने बायलैटरल इशू को ट्राइलैटरल और मल्टीलैटरल कैसे बना दिया, किस तरह सालसी की ऑफर कर रही। ये वो कश्मीर है जहां पे कश्मीर को मसला कहना जुर्म था, ऑफेंस था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसे दोबारा से लाइमलाइट और सेंटर स्टेज में लाके खड़ा कर दिया हुआ है। तो मोदी टोटल एक बाउला हो गया और बुखला चुका हुआ है। इस हवाले से हम देखते हैं सफारती सतह के ऊपर वो उन्हें नहीं मिल सका जो कि उन्हें माइलेज चाहिए था।
और जो उन्हें बताया गया था। उसके अलावा हम देखते हैं जो वेस्ट की प्रॉक्सी टेक्नोलॉजी के हवाले से प्रॉक्सी वॉरफेयर है, उसके अंदर चाइना ने उसको जो है धूल चटा दी। बिल्कुल। उसके अलावा हम देखते हैं रीजनल हेजमनी का जो उनका ख्वाब था, उस दहलीज से पाकिस्तान ने उसे पीछे धकेल दिया है और इंटरनेशनल पावर स्पेक्ट्रम में पाकिस्तान खुद मिडिल पावर के तौर के ऊपर उभर के सामने आया। बिल्कुल। हमें इस मोमेंट को कैपिटलाइज करना चाहिए और इस मोमेंटम को हर सूरत में स्केल अप करने की जरूरत है। स्केल अप करने कोई की एडहॉक जरूरत है और सेलिब्रेट भी यहाँ पर हम कर रहे हैं, न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त जश्न मना रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फतह है। मौलाना साहब की जाने बढ़ेंगे। मौलाना साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी तकरीबन 2 दहाइयों से जारी है। तकरीबन 2 दहाइयों से हमारे अफवाज पाकिस्तान किस तरह से लड़ रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी रेजिस्टेंस हो या बैरूनी, दोनों जगह पर हमने देखा है, दोनों महाज पर किस तरह से पाक फौज की जानिब से ललकारा गया, लड़ा गया और धूल चटाई गई है। क्या समझ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अब जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं वो किस तरफ जाएंगे? और पाक अफवाज का साथ तो इस वक्त हमने देखा है कि पूरी कौम दे रही है, पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि इस अहम मौजू के ऊपर और ख़ुशी के इन लम्हात में आपने मुझे दावत दी। देखें, मैं तो रोज़े अव्वल से इस बात का कायल हूँ, खुदा गवाह है, मीडिया गवाह है, कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ऐसी मुहिम जोइयाँ जो करते रहे, दहशतगर्द करते रहे, BLA करती रही, TTP वाले करते रहे, तो हम उनको जवाब में यही कहते थे कि अल्लाह के बंदे, ये दारुल इस्लाम भी है, जैसे आर्मी चीफ बड़े फ़ख्र से कहते हैं, ये दूसरी रियासत है पूरे आलम में जो कलमे के बुनियाद पे बनी है। लाखों लोगों ने इसके लिए हिजरत की, हिंदुस्तान से हिजरत की इस आज़ाद पाकिस्तान के लिए जो कलमे की बुनियाद पे बना था। मुझसे कहते थे कि अल्लाह के बंदो, इसकी बुनियादों में शुहदा का, बुजुर्गान का, बुजुर्गों का और औलिया का, माओ बहनों का खून है, और तुम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय इसके कि तुम हिंदुस्तान और इस मुल्क के जो दुश्मन है उनके आलेकार बनो। पाकिस्तान कायम था, पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहेगा। खुदा की कसम, जितना मुझे आज अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र है, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से आर्मी चीफ को और पूरी पाक फौज, फिजाइया और बहरी हो, बर्री अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान, सबको मुबारकबाद देता हूँ। आर्मी चीफ को खुसूसन कि वो पहले दिन से इन बातों का तसलसल के साथ तकरार करते रहे कि पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त है, और वो इसी कलमे की बुनियाद का जिक्र बार बार करते थे। और आज अल्लाह की तरफ से आसमानी ताईद भी नाजिल हुई, जैसे वो आयात पढ़ते हैं, आपने भी कहा इन तंसुरुल्लाह, और आर्मी चीफ कहते हैं कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, किसका हुजम ज्यादा है, किसकी अददी अक्सरियत है, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बेकार ठहरा दी, फजूल हो गए सारे तज्जिए और तबसरे। आज देखें सारी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुव्वत ईमानी के साथ साथ खुदा की जो हमारे ऊपर एक नेमत है, एक रहमत है। देखिए किस तरह से खुदा मुसलमानों के साथ खड़ा होता है, और जब खुदा की ताकत होती है तो उसको कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की फतह, और सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त हम भारत की शिकस्त, उसका गुरूर जिस तरह से खाक में मिलाया, उस पर गुफ्तगू हो रही है। उस्मान वड़ाइद साहब, मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। अब जिस तरह से हमने देखा है कि जो तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जानिब से उड़ाए गए हैं वो तो सोना बन चुके हैं। दुनिया भर में उनकी जो मांग है वो इतनी बढ़ चुकी है। अब मिस्र है, लातीनी अमरीका है, मशरिक़ वस्ता है, सब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को तो पाकिस्तान ने आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा दिया, अब तो इनको हमें मुफ्त देने चाहिए तैयारे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। बल्कि चाइना में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है और इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा वो हेल कर रहे हैं कि ये हमें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर टफ टाइम देगा, जो कि पाकिस्तान जैसे कंट्री जो है। याद रखें, यहाँ के ऊपर एक चीज़ बतानी बड़ी ज़रूरी है कि नो डाउट इसमें चाइनी तैयारों की एफिकेसी अपनी जगह पे, लेकिन इसमें पाकिस्तानी पायलट जो हैं उनको हमें खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा, उनके प्रोफेशनलिज्म को, उनकी पेशा वराना सलाहियत और उनकी महारत को, कि जिस तरीके से उन्होंने दुनिया की टॉप नॉच कंपनी डसॉल्ट एविएशन के रफ़ेल को जो है
ज़मीन बोस्ट कर दिया। तो चेंगडू जो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है चाइना की, जिसने J-10C और J-17 बनाते हैं, PL-15, वो उसके जो हिस्से हैं अपना मार्केट के अंदर शेयर्स जो हैं वो 19% से 2 दिन पहले 19% थे और अब वो 22% तक चले गए हैं, जबकि वहाँ पे डुसाल्ट का डिप आया। तो मेरे ख्याल में ये जो वॉर है इसकी वाइडर इम्प्लीकेशंस हैं यूरोप के हवाले से, और जो यूरोप की और अमेरिका की वॉर एयर जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो परेशानी के अंदर है कि हम चाइना को किस तरीके से अब मैनेज करेंगे इतने थिएटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर। और अमेरिका भी ताइवान के इशू को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। तो भारत ने अपने जो डी फैक्टो पार्टनर्स थे उनको भी यहाँ के ऊपर बड़ी रुसवाई का जो है ना और जगहसाई का सामना करवाया। जी सही, ठीक है, साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब से मैं सवाल लेना चाहूँगी। अशफाक साहब, बड़ी सारी वीडियोस वायरल हैं जिसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनके दरमियान ही जिस तरह से मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। आज से पहले, इन वीडियोस से पहले मुझे भी यही लगता था और हम सबको यही लग रहा होता था कि जो मिसाइल्स हैं ये किसी स्पेशल स्पॉट से फायर किए जाते हैं, कोई छावनी, कोई मैस वगैरह। लेकिन ये क्या है? ये बड़ा देखने वालों के लिए भी दिलचस्प है और इस पर ज़रा कॉमेंट कीजिएगा कि ऐसे ही होता है? ये जो मिसाइल फायर लोकेशंस होती हैं वो ईयर मार्क होती हैं शुरू से और आपकी ऑपरेशन प्लानिंग का हिस्सा होती हैं और उसमें एम्बेडेड होती हैं और उसको इंटरफेस किया जाता है हर ऑपरेशन प्लान के बीच में। ये सारी की सारी लोकेशन जितनी भी थी पहले से ईयर मार्क थी कि आपने यहाँ से किस साइड पे और कहाँ पे टारगेट को एंगेज करना है, उसी हिसाब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। और जहाँ तक बात है कि, और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ही आप फायर कर लेते हैं तो आपकी पोजीशन जो है ना वो डिटेक्ट हो सकती है और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इक्विपमेंट है, उसके थ्रू उसको देखा जा सकता है। जो ड्रोन चल रहे होते हैं, वैक्स चल रहे होते हैं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर फायरिंग के फौरन बाद आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज था पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज के बीच में। अगर इंडिया में यही मिसाइल फायर हो रहे होते तो कभी भी अवाम को उन व्हीकल्स के या मिसाइल के इर्द गिर्द बैठने की कभी इजाजत ना दी जाती। तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज था कि फौज ने और अवाम ने मिलकर ये ऑपरेशन किया। ऐसे ही लगता था कहीं हमारे जो जितने वहाँ पे लोग बैठे हुए थे वो इसका हिस्सा है, इस ऑपरेशन का हिस्सा है और इसमें पूरे जज्बे के साथ जो है वो इसमें जम हुए हैं और अपनी पूरी इमोशनल ताकत जो है वो उससे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, और जिसके बेस पे उन्होंने ये सारा रिजॉल्व शो किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल किए। मैं ये थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहता हूँ कि हमने ये ऑपरेशन पे काफ़ी बातें कर ली हैं और हमने इसकी एफिकेसी पे भारत को जो नुकसान हुए उसका भी हमने देख लिया। कुछ टेक अवेज मैं उसका जिक्र करना चाहूँ, 1 मिनट दीजिएगा। कि बहुत बातचीत होती थी पाकिस्तान में यहाँ पे कि फ़ौज ज़रूरी नहीं है, फ़ौज सारा बजट खा गई है और फ़ौज के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। ये 22 तारीख से लेके और 9 तारीख तक इस दौरानिया ने 2 हफ्ते के दौरानिया ने साबित कर दिया कि फ़ौज इस मुल्क के लिए कितनी ज़रूरी है और जो बजट फ़ौज पे लगाया जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आर्म फोर्सेस जो हैं वो उसको पूरे तरीके से, जायज़ तरीके से उसका इस्तेमाल करती हैं और उसको हलाल करती हैं। सुपीरियर टेक्नोलॉजी के उड़ा के रख देना और सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कच्चा छटा खोल के उसको स्मोक आउट करना, लॉक कर देना, सुपीरियर टेक्नोलॉजी को उड़ा के रखना, उसके बाद अर्ली वार्निंग में, उसके बाद साइबर वॉरफेयर में। तो ये चीजें जो है अभी आज साबित हो गया, उन लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा मैं एक जिक्र ये करना चाहूंगा, कोई भी मुल्क जब जाता है जंग के बीच में उसके जीतने के इन्हिसार 2 चीजों पे होता है कि आपकी फौज कितनी ट्रेंड है, बैटल हार्डनेड है, और आपकी जो लीडरशिप है उसके पास क्या कैपेसिटी और क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या फैसले किस वक्त और किस तरह करके करती है और अपनी कौन सी डॉक्ट्रिन और कौन सी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके जंग का पांसा पलट सकती है। ये भी एक टेक अवे है इस जंग का कि इंफीरियर टेक्नोलॉजी होते हुए मैं यहीं से दोबारा कंटिन्यू करूंगी, आप अपने पॉइंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, कितने दे मुझे। जी आपकी लीडरशिप ने जो फर्क डाला है वो भारतीय लीडरशिप ने डाला। भारतीय लीडरशिप ने कौम को लीड करने की बजाय मिसलीड किया और यहाँ पे लीडरशिप ने माशाअल्लाह ताला कौम को लीड भी किया, फौज को लीड भी किया और आपको वो रिजल्ट लेके दिए जो कि नामुमकिन थे। जी अभी बताइए आप।
सही है। मौलाना साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। बिल्कुल जिस तरह से भी फरमा रहे हैं अशफाक साहब के फ़ौज कितनी ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, अब ये दुनिया को नज़र आ गया होगा, न सिर्फ पाकिस्तानियों को। जिस तरह से तनकीद की जाती थी, जो भी मसले मसाइल थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त से लेकर अब तक अगर हम देखें तो पूरा मुल्क, तमाम लोग, तमाम सियासी पार्टियाँ, सारे इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर हैं और सब अपने पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगा रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, खुशियाँ मना रही हैं। देखिए जी, एक तो ईमान की हरारत और उसकी बरकत, और कुरान कहता है वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, तनाज़ात में और इख्तिलाफात में न पड़ो वरना तुम्हारी ताकत ख़त्म, कमज़ोर पड़ जाओगे, हवा उखड़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस ईमान की बरकत है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत थी कि जिसने इस मुंतशिर कौम को, मैं समझता हूँ माजरत के साथ थोड़े से मसाइल पैदा हो गए थे, उसने हमें एक कर दिया। और पाक फौज का शुक्रिया, पूरी क़ियादत का शुक्रिया कि वहदत और इत्तेहाद का जो मुजाहरा हुआ। और कल ही की बात है कि पेशावर के किला बालेसार में आप यकीन करें कि यहाँ के बिशप साहिबान, पादरी साहिबान, बूढ़े बुजुर्गान, खवातीन, ये सारे के सारे हम इकट्ठे थे और हमने यहाँ से मिल के हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया कि अगर तुम ये समझते हो कि कोई हमारी कौम में कोई तकसीम है या हमारे कौम के अंदर कोई इस तरह के मसाइल है, तो ये तुम भूल जाओ। तुम्हारे मुकाबले में पाकिस्तान की कौम, ये हम जो कहते हैं ना, सीसा पिलाई बुनियान मरसूस सिर्फ था तो आयात मोमिनीन के लिए। माशाल्लाह यहाँ की तो अकलियतों ने भी साबित किया कि हम दुश्मन के मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, चाहे हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। और साथ ही मैं ये भी कहूँ कि मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि वो लोग जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन थे, ऐसी चपेड़ें उनको पड़ी हैं कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। आज के बाद कोई ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की ताकत को, हमारी क़ियादत को और हमारी फौज को अंडर एस्टिमेट कर सके। ये तो सारे जो जाविये थे और तज्जिये थे, सारे के सारे गए, हवा में उड़ गए। और अब बिल्कुल नई से आप देखें, एशिया की सूरत हाल है, आलमी दुनिया की है, आलम इस्लाम की है। और सोशल मीडिया देखें, अरबों का देखें। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था जो हम का सोशल मीडिया देख रहे थे थ्रू आउट पूरा मिडिल ईस्ट, वो जैसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो और कोई दोबारा से जो है आलम इस्लाम यूनाइट हो गया। और लोगों ने क्या शानदार कमेंट्स लिखे। यहाँ तक मैंने पढ़ा कि जी दिल अफसरदा है, जमाने हो गए को खुशी नहीं देखी। एक बड़े जर्नलिस्ट ने लिखा था, एक बड़े अरब आलिम ने लिखा कि जमानों बाद जो है हमें खुशी महसूस हुई और वो पाकिस्तान की फतह की सूरत में महसूस हुई है। और पाकिस्तान बना ही जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो फतह के लिए, कामयाबी के लिए, और पाकिस्तान ख़त्म होने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान फैलने के लिए जो है अल्लाह ताला ने इसको वजूद दिया और इसको बनाया है। और इंशाअल्लाह इसके दुश्मन जिस तरह हिंदुस्तान ने मुंह की खाई है, इसके दुश्मन आइंदा भी इसी तरह मुंह की खाएंगे। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे बड़ी बात जो है वो इसमें ईमान की हरारत है, ईमान वालों की इसके लिए कंट्रीब्यूशन है। और मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ, कोई इसमें कोई रियाकारी वाली बात नहीं। मैं सारे लोगों को कहता हूँ जो अंदरूनी हमारे मुल्क के अंदर खलफिशार फैलाने वाले थे और कोई इसको जिहाद के नाम पे उठा हुआ है, कलमे की बुनियाद पे जो मुल्क है उसके खिलाफ लड़ रहा है, मैं उनको कहता था कि मैं फख्र से ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 63 ममालिक के लोग, 63 ममालिक के लोग पाकिस्तान में इस्लाम, दीन और कुरान और सुन्नत की तालीम सीखने यहाँ पे आते हैं। दुनिया जहान की सबसे बड़ी आप देखें इस्लाही तंजीम, तबलीगी जमात हो, खानकाहें हो, मसाजिद हो, मदारिस हो, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आप समझें ये सारे चश्मे यहीं से फूटे हैं और आज तक वो खैर का सिलसिला यहाँ से जारी और सारी है। ये कैसे हो सकता है कि कोई मजहब की आड़ लेके, मसलक की आड़ लेके उठे और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाए?
ये हो ही नहीं सकता, ना ये किसी के बस की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तमाम मज़ाहिब, तमाम ना मसालिक और जितने भी मकातिब फ़िक्र के लोग थे, हम सब ने देखा कि वो किस तरह से एक पेज पर नजर आए, और बल्कि ये कहा जा रहा था कि रिटालिएट करें हम आपके साथ। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी फ़ौज के पीछे उसकी पूरे अवाम का इस तरह से खड़ा होना। अशफाक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं अब, जो क्योंकि ये एक साइबर वॉर भी थी, ये एक सोशल वॉर भी थी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी मुल्क के नौजवान हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। वो सारी बातें एक तरफ कि अगर कोई अंदरूनी सियासी इख्तलाफात थे वो एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जब बात पाकिस्तानियत पर आई, पाकिस्तान पर आई, तो हमने बाकायदा पाकिस्तानी बन के दिखाया, एक मुट्ठी की मानन हमने दुश्मन को जेर किया। जी, आपने बिल्कुल बजाव फरमाया। देखें, सबसे पहला चेकमेट जो मोदी और उसकी गवर्नमेंट वारियों को हुआ वो यही था। वो यही समझते थे कि हाँ, शायद हम डिवाइडेड हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब बात भारत और पाकिस्तान के आमने सामने की आती है तो वी आर वन। हम एक सॉलिड और यूनिटी की तरह खड़े हो जाते हैं और हमने हार्मनी पैदा हो जाती है। और आपने देखा कि सबसे पहले जो कामयाबी के झंडे गाड़े वो हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स, हमारे यंगस्टर, हमारी यूथ, उन्होंने सब कोई ने शक मिल नहीं। के आपस में। और मैं सलाम पेश करता हूँ सारे मीडिया हाउसेस को भी, चैनल्स को भी। ISPR के झंडे के तले खड़े होके आपने फर्स्ट रैंक बैटल जो जीता है, उसी ने आगे सक्सेसेस के जो हैं रास्ते खोले। उसकी रीजन ये है कि भारत जो ब्लफ गेम करना चाहता था, उस ब्लफ की आड़ में जो वो लेजिटिमेसी लेना चाहता था, वो लेजिटिमेसी लेके पाकिस्तान पे अटैक करना चाहता था, वो आपने सारा ब्लफ वो स्मोक आउट कर दिया। जब भारत के झूठ निकाल के सारी दुनिया के सामने रखे इन सोशल मीडिया वॉरियर्स ने, तो दुनिया को यकीन आ गया कि भारत झूठ बोल रहा है। और ये इसकी एक हैबिट बन गई हुई है कि इस तरह की एक रीजन जो है कैसेस बलाई क्रिएट करके वॉर मॉन्गरिंग क्रिएट करता है, उसके बाद वॉर को क्रिएट करके अपने पॉलिटिकल माइलेज अचीव करता है, जाती पॉलिटिकल माइलेज। सही। तो ये सैल्यूट करता हूं मैं इस कौम को, इस नेशन को, खासतौर पे इस यूथ को। ये मौका है आपके लिए। अभी 10 तारीख को जो अल्हम्दुलिल्लाह एक नया पाकिस्तान बना है, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर द पाकिस्तान एंड न्यू अपॉर्चुनिटी। लेट्स बी यूनाइटेड। अपनी कुव्वतें, अपनी ताकत, अपना माइंड, अपना जितना आप में सारा रिजॉल्व है वो इकट्ठा करें और स्टीयर करें टूवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव कि अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को हमने ऊंचा लेके जाना है। अभी सारी दुनिया ये एक बात कह रही है कि पाकिस्तान सरफेस हुआ है, अपने आप को उसने साबित किया एक डिसिप्लिन न्यूक्लियर पावर के तौर पे जो कैपेबल है फॉर शोइंग रिजॉल्व, रिस्ट्रेंट एंड अडेप्टेंस। ये तीन चीजें बहुत अहम है। जब दुनिया इन तीनों को मार लेती है कि हम रिजॉल्व भी है हमारे पास, रिस्ट्रेंट भी है, और हम डेप्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने रीस्टेब्लिश किया डेप्टेंस, वो साबित किया इस चीज को, तो दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खित्ते में जो सुप्रीमेसी थी इंडिया की, एक जो रीजनल जो सुप्रीमेसी लेना चाहता था, उसको आपने चेकमेट किया। उसके बाद उसको स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी मिली है। उससे सबसे बढ़ के जो एक बात कर रहे थे मेरे भाई अभी, कि जो इंडिया को एक रोल सौंपा गया था इंटरनेशनल लेवल पे कि क्वाड काउंटर बैलेंस फोर्स अगेंस्ट द चाइना, वो भी कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो गया। आपकी इतनी अचीवमेंट है, अल्लाह ने इतनी मेहरबानियां हमारे ऊपर की हैं, तो इस फाउंडेशन जो बनी है, इसकी अपॉर्चुनिटी को हम फायदा उठाएं, एक्सप्लॉइट करें और अपने मुल्क को जो एक इज्जत मिली है उसको मल्टीप्लाई करते जाएं और आगे लेके जाएं। जी ठीक है। उस्मान वड़ाई साहब, चूंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, अब किस तरीके से अब पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज हम हमेशा से कोशिश करते थे कि दुनिया के सामने रखें, हमने हमेशा कोशिश की, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान ने कर दिखाया तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की एक धाक बैठी है, न सिर्फ भारत के सामने बल्कि इंटरनेशनली जो सारी दुनिया है वो तस्लीम कर रही है कि जी पाकिस्तान कुछ है और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है अपने अवाम की ताकत के साथ। और जिस तरह से हमने वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिस तरह से हमारे जो तरबियत याफ्ता जवान थे उनकी जानिब से कोशिशें की गई, इस वक्त पाकिस्तान का इमेज कहां पर है, पाकिस्तान कहां पे स्टैंड कर रहा है? जी, मेरे ख्याल में जो इंडिया ने परसेप्शन डेवलप की हुई थी पाकिस्तान को लेके, एक दहशतगर्द मुल्क है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, वो सारे का सारा उनका जो नैरेटिव है, शैम नैरेटिव, वो खुद ही डिबंक हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद वो सारा नैरेटिव जो है, वो पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो हमें नजर आ रहा है मंजर आम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कि असल मसला कश्मीर है। चाहे वो अमेरिका का टॉप नॉच पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो जॉन मेयर शेमर, वो भी कहता है कश्मीर एक अनफिनिश एजेंडा है और जब तक उसको हल नहीं किया जाएगा ये मसाइल रहेंगे। और पाकिस्तान ने जिस जिम्मेदाराना तरीके से, मुदब्बराना तरीके से और पेशा वराना तरीके से जो है इस मसले को टैकल किया और मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो किया,
वो इलाकाई तौर के ऊपर भी हमें बड़ी जो है वो शाबाश दी जा रही है, और उसके अलावा मुस्लिम दुनिया जो है वो हेल कर रही है। हमारी जो खुशी है उसको सेलिब्रेशन उसकी नजर आती है अजरबैजान में, टर्की में, ईरान के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर और अमेरिका। यहाँ पे ये बात जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि दुनिया हमेशा ताकत का, आज इस दुनिया में 2025 में रह रहे हैं, ये बड़ी डिफरेंट दुनिया है, इसमें ताकत जो है उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद हैरान है कि ये पाकिस्तान जो कि इंडिया की गर्दन पकड़ के बैठ गया, क्या इसी इंडिया को मैं रिलायबल पार्टनर तस्वुर कर सकता हूँ चाइना के खिलाफ काउंटर बैलेंस के लिए? क्या ये बुलवर्क बन सकता है? और दूसरा, टेक्नोलॉजी की जो हमने बात की, जिस तरीके से टंबल करके उनकी सारी टेक्नोलॉजी और जमीन बोस हो चुकी हुई है, उसके बाद पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया में छा गया है। यही मैं पहले भी बात कर रहा था कि पाकिस्तान को यहाँ पे फाल डिप्लोमेसी जो है उसको कैरी करने की जरूरत है। हमें अपना फॉरेन पॉलिसी का मोर्चा नहीं छोड़ना, हमें कुल वक्ती फॉरेन मिनिस्टर चाहिए और हमें चाहिए पाकिस्तान का केस वहाँ पे प्रेजेंट करे बड़े अच्छे तरीके से। हम वो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, हमारे वहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है वहाँ के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मामलात को। हमें 126 मुल्क जो जिनके डिप्लोमेट्स यहाँ पे पाकिस्तान में, उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए, OIC का इजलास कॉल करना चाहिए, SPO के हमारे जो कंट्रीज हैं उनको ब्रीफ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो रीजन के अंदर भी बुली करता है। इंडिया का मसला पाकिस्तान के वाटर के साथ नहीं है, नेपाल के काला पानी के वाटर के साथ है, बांग्लादेश के रिवर टीस्टा के साथ है। और उसके अलावा हमें चाहिए कि स्टिच अप करें गुड नेबर लाइंस के ऊपर अपने के तमाम कंट्रीज से, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनके साथ हमें उसे रिजॉल्व करना है और इस मोमेंटम को स्केल अप करना है। और उस्मान बड़ाई साहब, पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोशिश तो की जा रही है, अब नज़र भी आ रहा है मुख्तलिफ राबते हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी और ये कश्मीर, जिसके हवाले से ऑलरेडी ट्रंप कह चुके हैं कि कश्मीर का मामला भी अब ज़ेर बहस आ जाना चाहिए, लगता है कि टेबल पर इस हवाले से बात होगी तो कोई बात बन सकेगी? सिर्फ भारत को टेबल पर आने के लिए तैयार करना काफ़ी होगा या हम उसमें से कुछ निकाल सकेंगे? जी, मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा तवक्को जो है जी मैं जी आई कैन हियर यू। जी अच्छा, मैं इसमें जो है मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जो है वो नो डाउट इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पे और इंडिया को ज़बरदस्ती आना पड़ गया है जिस तरीके से शिकस्त उससे फाश हुई है, लेकिन आई थिंक कि हमें इससे ज़्यादा तवक्को वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल फोरम्स ओपन है, पाकिस्तान को अपना केस वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहिए कि ये हमारी लाइफ लाइन है जिसे चोक किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो है वक्ती तौर के ऊपर मरहलावार चीजें होंगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। उसके लिए पाकिस्तान जो है, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि इंडिया अपने ज़र्फ में छोटा है, अपने जो है साइज में बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान मैग्नानिमिटी शो करेगा। और मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की जो लीडरशिप है उनको सैनिटी का सबूत देते हुए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर लेने चाहिए। जो वीजा रजीम रिवोक किया गया उसको दोबारा से। ठीक है सर, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी जामे गुफ्तगू रही है और ठोक के बता दिया है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े अहम मामले पे गुफ्तगू हो रही है, पाक इंडिया ताल्लुकात, लेकिन इसके बीच में जो सिख कम्युनिटी है उसको भी कहीं का नहीं छोड़ा है। मोदी ने इसी मामले पे बात करने के लिए लीडर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट और सिख कम्युनिटी की तवाना आवाज़ गुरपतवंत सिंह पन्नू इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सत श्री अकाल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी भैन, थानू भी ते पाकिस्तान दे पूरे अवाम मेरे भैन भरावां नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अच्छा, ये बताइएगा, अभी अब हालिया हमने देखा है कि मोदी की जानिब से खिताब कर लिया गया है जिसमें हमें लग रहा था कि शायद मामलात कुछ बेहतर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक बार फिर से वही हठधर्मी दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है सिर्फ दहशतगर्दी पर बात होगी, इसके अलावा किसी और मामले पर बात नहीं होगी। गोया कि उसने एक सेक्युलर स्टेट, जो कि नाम निहाद सेक्युलर स्टेट है या जमहूरियत है, उसको सिर्फ नाम की हद तक ही रखा हुआ है। अब हमने देखा कि अमृतसर में इसके अलावा बड़ी सारी ऐसी पॉइंट्स, बड़े सारे ऐसे स्पॉट्स जहाँ पर आप लोगों की कम्युनिटी बसती है, कोशिश की कि वहाँ पर हमले किए जाएँ ताकि पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ जो आप लोगों का एक रिश्ता है उसको खराब किया जाए। जी देखो, मैं थानू पहलों भी दस चुका ते ये फैसला जिहड़ा है ये पाकिस्तान दी सरकार ते पाकिस्तान दे फौज ने लेना है, क्योंकि जिन्नी भी मुश्किल हुंदी है, जो थानू मुश्किल दिसदी पई है, जो प्रॉब्लम है, उसका हमेशा एक हल हुंदा है। और जिहड़ी हिंदुस्तान जिहड़ा है, जिहड़ी कि पाकिस्तान दे होंद लई खतरा है, अज उन्होंने जिहड़ा जंग का तुहाडा ऐलान कर दिता होया है, ये जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान का हल खालिस्तान है,
और उसका हल जिन्नी देर तक हिंदुस्तान, उसका चेहरा मोदी हो सकता है, उसका चेहरा गांधी आ सकता है, उसका चेहरा कोई भी हो सकता है, जिन्नी देर तक प्रेजेंट शेप एंड फॉर्म ऑफ हिंदुस्तान, unless and until we disintegrate, balkanize this union of India and finish them off from this particular map of the globe, पाकिस्तान दी होंद नू खतरा रहेगा। जिथे गल सिख दी है, सिख ते भारत जिहड़ा वो अड अड हो चुका है। सिख हिंदुस्तानी नहीं है। सिख जदोजहद कर रहा पंजाब नू भारत दे कब्जे चों आज़ाद कराउण दे लई, और उसदा उन्होंने ऐलाने जंग मोदी दी सरकार ने दोबारा कीता। भैन पहला उन्होंने ननकाना साहब के उत्ते ड्रोन नाल हमला करने की कोशिश की, जिसनू पाकिस्तान की फौज ने तबाह किया ते ननकाना साहब महफूज कराया। दूजे पासे इन्होंने बंब अमृतसर साडी पैलियां दे विच, साडे खेतां दे विच जड़े मारे, तां जो पंजाब और सिख जिहड़ा कि भारत के खिलाफ हो चुका सी, उसनू पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। पर गुरु नानक साहब की अल्लाह की बख्शिश है कि पंजाब पाकिस्तान के नाल खलोता, भारतीय फौज के सिख जड़े आ पाकिस्तान के नाल खलोते, उस विच बगावत हुई। पर हल याद रखो, पाकिस्तान हल खालिस्तान है। मैं बस शॉर्टली आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों के हवाले से, और पाकिस्तान में अक़लियतों का जिस तरह से इस्तकबाल किया जाता है, जिस तरह से उनको हुकूक दिए जाते हैं, वो पूरी दुनिया देखती है। यहाँ पर आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको इंडिया के साथ रिलेट किया जाए तो वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कम्यूनिटी को और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को? देखो, जिहड़ा पाकिस्तान है उत्थे उसनू अतवाद देश बनाउण दा जिहड़ा जिम्मा है वो हिंदुस्तान ने लिया होया है। पाकिस्तान दे विच सिख जिहड़े है, सिखां दे धार्मिक स्थान है, गुरु नानक साहब दा जन्म स्थान ननकाना साहब है। उत्थे किन्ने करोड़ जिहड़ा है वो हिंदू वसदा कराची दे विच, सिख हैगे है, सब नूं उन्हां दे हक मिले होए है। हिंदुस्तान दे विच सिख धर्म जिहड़ा है उसनूं हिंदू धर्म दा हिस्सा दस्सिया होया है। सिख जिहड़ा है उसदा एक दुश्मन है वो हिंदुस्तान है, सिख दा एक दुश्मन है वो भारतीय फौज है। ते जे सिख ने अपनी होंद रखनी है ते उसनूं पंजाब तो, भारत तो पंजाब नूं आज़ाद करवाउणा पैना है, खालिस्तान बनाउणा पैना है। और दुनिया ये गल मन चुकी है भैन कि इस वक्त दुनिया च बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म इज नरेंद्र मोदी इज इंडिया। चाहे वो कैनेडा होए, अमेरिका होए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर जगह ते हिंदुत्ववाद अतवाद फैला रहे हैं, and they have been cornered by the world. All right, thank you so much for being with us. हमारे साथ गुरपतवंत, thank you so much. पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया। गुरपतवंत सिंह हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी अपने ख़िताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।